नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल में जो काव्यखंड था उसमें हम लोग आज की क्लास में प्रकरण नंबर 4 को देखेंगे। आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने प्रकरण नंबर 3, 2, 1 पे चर्चा किया था। अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकरण नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नई धारा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जिसका नाम है नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं, और इसका समय है 1975 से शुक्ल जी के समय तक। ठीक है, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां है, तो चलिए देखते हैं। जैसे इस प्रकरण में क्या दिया गया है कि इस प्रकरण में 5 प्रकार के कवियों का वर्णन हुआ है, जो प्रकरण नंबर 4 है। तो चलिए उन कवियों की हम चर्चा करते हैं कि किस किस तरह के कवि थे। तो सबसे पहले वे कवि हैं जो खड़ी बोली कविता जिस रूप में चल रही थी उससे असंतुष्ट होकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें मुख्य थे मैथिली शरण गुप्त, मुटकर मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। इसी कड़ी में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का उल्लेख भर हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कवि थे। आगे देखिए, पूर्व से चली आती ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्री वियोगी हरि और दुलारे लाल भार्गव का उल्लेख इस कड़ी में हुआ है। नेक्स्ट है द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा के कवि, जिनके अंतर्गत ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी, श्री नारायण श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण और तुलसीराम शर्मा दिनेश का उल्लेख हुआ है। आइए अब कुछ और चीजें हैं जिसे देखते हैं। जैसे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि छायावाद काव्य धारा के कवि, जिनमें प्रमुख जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। नहीं, पंत प्रसाद निराला और वर्मा जी, ऐसे एक कहा जाता है, कहावत टाइप है कि ये चारों स्तंभ थे छायावाद के। और इसी में हम लोग इसके अतिरिक्त इस वर्ग में कवियों में मोहनलाल महतो, वियोगी भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल का उल्लेख भर किया गया है। आगे है स्वच्छंद धारा के कवि। इस धारा के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा, नवीन जिसको कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर और गुरु भक्त सिंह और उदय भट्ट का उल्लेख है। तो ये कुछ प्रमुख कवियों के नाम रहे जो हम लोग को इस प्रकरण में पढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो जो महत्वपूर्ण कवि है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको मध्य रखते हुए हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो नाम आता है हम लोग के सामने भारतेंदु युग में। तो आइए भारतेंदु युग के बारे में पहले जानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सबसे पहला ही पॉइंट है आप लोगों के सामने, काव्य को देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति में मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके यह रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने की वाणी भी दबी सी रही। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत का गौरव स्मरण और वर्तमान ह्रास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शासन की अव्यवस्था और अशांति उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय के देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उद्धार के लिए कवि भगवान को पुकारते मिलते, सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ
नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई, उसकी अभिव्यंजन शक्ति का विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुए प्रणालियों के बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की भी प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब भारतेंदु काल के बाद आप लोग जानते हैं भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। आइए द्विवेदी युग पर चर्चा कर लेते हैं। द्विवेदी युग, इसमें द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक काल में कविता में नयापन लाने का बराबर इच्छुक रहे। नयापन लाने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व मतलब नाना प्रकार के प्रधान समझते रहे और छंद पदावली अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। ठीक है। द्विवेदी जी का एक कथन है कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों में विचार स्वतंत्र में बाधा आती है तथा कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। द्विवेदी जी काल के देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे द्विवेदी युग से संबंधित। अब हम लोग प्रसाद जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए इन पे थोड़ा हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहली पंक्ति आती है कि झरना 1918 काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण के संबंध में लिखते हैं प्रसाद जी कि झरना की 24 कविताओं में से उस समय की न्यूनतम पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता, किंतु दूसरे संस्करण 1927 में पुस्तक का रूप बदल गया। उसमें आधी से ऊपर 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजन, चित्र, विधान सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसाद जी में ऐसी मधुरमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावता अवश्य थी। उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसाद जी की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक व चित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की। प्रसाद जी कहने का अर्थ आप लोग समझ जाइएगा कि जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन के प्रेम विलास में समय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, रंग रेलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर उनकी दृष्टि विशेष जमती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वलरियों के दान, कलिकाओं के मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के गुंजार और सौरभर समीर की झपक लपक, पराग करंद की लूट, उषा के कपोलों की लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुरागमय परिरंभ, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर सरद्वन के सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और झुमती मदकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें थोड़ी बची हैं इनके संबंध में। जिससे इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद पर का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति शमीश पर से कूद कर असीम पर जा रही। जो इनकी आंसू एक है रचना को प्रसाद जी की पहली विशिष्ट रचना मानते हुए उसके संबंध में लिखा गया है कि आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी विप्लम्भ के, जिसमें
अतीत संयोग सुख की क्षीण स्मृतियां रह रहकर झलक मारती है। पर जहाँ प्रेमी मदकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते हैं और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरंगे उस अनंत कोने में नहलाने चलती है, वहाँ से आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह आगे लिखते हैं कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारी कल्पना व्यंजन चित्रों का बड़ा अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है कि अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना के दिव्य विभूति का विश्व में उनके मंगलमय प्रभाव का सुख और दुख दोनों का अपनाने, उसकी अपार शक्ति और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंद्रा स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है और इस विधि का पालन आंसू से लेकर कमानी तक हुआ है। तो ये कुछ उनके रचनाओं के संबंध में, प्रसाद जी के रचनाओं के संबंध में शुक्ल जी के कुछ विचार थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग सुमित्रानंद पंत जी के संदर्भ में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला ही पॉइंट है कि वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके एक अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है, जिनके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्य भूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग खुल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बढ़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेष प्रचुर परिमाण से भरी सी पाई जाती है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। जैसे वीणा और पल्लव ये दोनों पंत जी की रचनाएं हैं, उन्हीं के संबंध में बात हो रही है। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और असक्त है, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नैनों के बाल, आंसू, बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जैसे मधुबाल, मधुपो के बाल शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रायः मिलता है। कहीं कहीं तो वैचित्र्य के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणाएं गुंफित पाई जाती है, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मर्म पीड़ा के हास में पहले हास का अर्थ लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है, फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षण द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। हे बढ़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखेंगे कुछ चीज़ें इसमें और है पंत जी के संदर्भ में कि इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक ही उलझे हुए पाए जाते हैं। जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव, पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म्य से कली की उपमा दी गई है, पर घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक और उसका अर्थ कसकती हुई स्मृति। इस प्रकार एक अप्रस्तुत लाकर फिर उसे प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। पल्लव के भीतर, पल्लव उनकी जो रचना है उसके भीतर उच्छ्वास, आंसू परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि छायावाद के नाम से एक वाद न चल रहा होता तो पंत जी स्वच्छता से शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। उन्हें प्रवृत्ति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला उनके खुले और चिरंतन रूपों में बीच खुले
ने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों में रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य जीवन को अपने जीवन की साधना कहा है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रकृति चित्रण के संबंध में लिखा है कि छायावाद के भीतर सब कवियों के प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय में रूप रंग पकड़ा है, पर प्रकृति के बीच उनके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक ग्रीष्म की ज्वाला और सप्त संत चराचर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों का आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आरोप विधायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रहस्यवाद के संबंध में लिखा है कि पंत जी की रहस्य भावना प्राय स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, ठीक है, न कि सांप्रदायिक थी। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे छायावाद ने बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागिनियों में बंध कर चलता आया और यह यूरोप में उस्ताद लोग की तरह की स्वर लिपियों की अपनी अपनी नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया है। एक ओर खड़ी बोली, दूसरी ओर दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती साथ मात्राओं का शिक्षानुसार विभाग, इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी, यह बात निराला जी ने आप महसूस की थी। ठीक है, और भी पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। जैसे निराला जी के संदर्भ में आप लोगों के सामने है कि निराला जी बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास की गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। निराला जी की शैली कुछ अलग रही, उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता है जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य में वैलक्षण का। सबसे अधिक विशेषता आपके पदों में चरणों की स्वच्छंद विषमता, कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर बहुत से लोग रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश उन्होंने सबसे अधिक की। नेक्स्ट है कि निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होगी, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रही है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। नेक्स्ट है कि बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। और नेक्स्ट है कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचि कर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा जो सबसे लास्ट में है छायावाद में। तो आइए देखते हैं। जैसे रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति की है, पर उनकी, जैसे महादेवी वर्मा के बारे में बात हो रहा है कि शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्वार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधु चर्चा, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्ति रही। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गानों में मिलती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके
हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रही है। वेदना से इनसे अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोकोत्तर, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। और नेक्स्ट जो और लास्ट पॉइंट है कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई है, वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगी जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो आधुनिक काल का काव्य खंड था उसको हम लोगों ने आज समाप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधुनिक काल में जो गद्य वाला पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसमें जो प्रकरण होगा एक एक प्रकरण करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और कुछ दोस्तों को ये चीज़ लग रही है कि ये तो बस उसको ऐसे पढ़ते जा रहे हैं तो इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, हमने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में क्लास में कि ये ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जिसमें हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को जहन में आएगी। बस ये इसको हम लोगों को एक तरफ से कहे तो बस पढ़ना है। वहाँ पे जाए तो पंक्ति पूछ देगा कि ये किसकी पंक्ति है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से किस प्रकरण से है। तो इसलिए हमने प्रकरण वाइज बांट कर इस पर चर्चा किया ताकि हम लोग को याद आए कि हाँ इस प्रकरण से है। ऐसी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग वीडियो में बने रहिए। हिंदी साहित्य से ऐसे ही आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और जो हमारे पुराने व्यूअर है वो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।